हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आशा है बढ़िया होगे। तो बच्चों, आज हम क्या करें? आज हम क्लास 11 का चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है कि ऐसा स्टेट जिसपे कोई भी रिएक्शन के जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और इस पे मेजरेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है, जैसे मास डेंसिटी, मोलारिटी सब सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। और फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अलग थी। उसमें था कि इक्विलिब्रियम का मतलब था फोर्स और नेट जीरो। अब नेट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये रहता है वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो फिजिक्स में तो ये था। और केमिस्ट्री में ये रहता है कि सारी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, मास डेंसिटी, ये सब वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है टाइम के साथ, या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब तो ये रहता है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है इसमें इक्विलिब्रियम करने के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि इक्विलिब्रियम को अगर अचीव करना है, इक्विलिब्रियम को एक क्लोज कंटेनर में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करना है तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में कम टाइम लगता है। कैटलिस्ट का यूज करके हम कम टाइम में इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अ, अगला जो टॉपिक है हमारा एक्टिव मास। एक्टिव मास उसी को कहते हैं, एक्टिव जो मास होता है हमारे पास, एक्टिव मास उसको मोलारिटी को कहते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी जो मोल पर लीटर लिखते थे, मोल पर लीटर, ऐसे कंसंट्रेशन टर्म होता है ना, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्टिव मास। इसके बाद जो अपना टॉपिक है लॉज ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अगर किसी चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, केसी लिखना है, किसी चीज का अगर केसी लिखना है, तो केसी कैसे लिखें? मान लो कि अगर कोई भी ये था N2 प्लस H2 जो होगा अमोनिया बनाता है NH3। ये इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में ये चीज होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल तो वापस भी आ सकता है, बैक भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकती है रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाती है इक्विलिब्रियम में। और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जिसमें सिर्फ रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो सिर्फ बैकवर्ड। ठीक है, तो इसके बाद जो अगर हमें इसका केसी लिखना है, तो केसी जो होता है अपना केबी, के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के डिवाइड बाय के ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है। केसी को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेशियो होता है। के ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा? ठीक है, वैसे केसी को अगर लिखना हो तो इसका पहले इसको वो कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन 6 हुए तो यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, अब अगर केसी लिखना है इसका, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय के ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो NH3 का वो लिखेंगे, NH3 की कंसंट्रेशन, और इसके कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N2 है, और डिवाइड बाय, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और इसका कोएफिशिएंट 3 था तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट तो यहाँ पे पावर 1 रहेगा। ठीक है, तो केसी लिखना हो किसी भी रिएक्शन का तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो कोई और भी रिएक्शन है तो उसका केसी ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो कि अगर ये रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स 4C, और ये तो अगर इसका केसी लिखना है, केसी क्या होगा इसका? केसी क्या होगा इसका? 4 ऑफ, पहले से लिखेंगे सी का कंसिडरेशन की पावर 4 डिवाइड बाई, कोविजन 4 है तो पावर 4 डिवाइड बाई ए की कंसिडरेशन और इसकी पावर 2, और बी की कंसिडरेशन और इसकी पावर कोविजन 3 तो पावर 3। ठीक है, तो ये वो कंसिडरेशन। ठीक है, तो किसी किसी का लिखना हो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लेते हैं, और कोविजन जो होता है उसकी पावर में चले जाते हैं। इसके बाद अगर करना है और ये डेरिवेशन क्या थी केसी की, केसी को डेराइव करना हो तो ये मान लीजिए कि होने वाला था एक सेकंड, मान लीजिए कि हम होने वाला था N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स प्राइस इंडेक्स। अगर ये देते हैं, अगर हमें केएफ लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, अगर ये लिखना है तो क्या कैसे होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखते हैं? यहाँ से ऐसे ही जाना है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से तो रिएक्टेंट क्या होगा, इस केस में रिएक्टेंट ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो के टाइम्स तो क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट की पावर एन लिखते हैं ना, रिएक्टेंट की पावर एन। ठीक है, तो के टाइम्स के ऑफ फॉरवर्ड करना तो के एफ हो जाएगा। रिएक्टेंट यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 आएगा। और के ऑफ और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है तो पावर में 3 से जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना हो हमें, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है। अगर इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेम वही, के ऑफ बैकवर्ड डिवाइड और रिएक्टेंट की पावर, इसमें भी रिएक्टेंट डिवाइड रिएक्टेंट की पावर है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है हमें, मतलब इसका रिएक्शन इधर जा रही है तो इस केस में रिएक्टेंट ये हो जाएगा, ये इस बार हमारा रिएक्टेंट की तरफ बिहेव करेगा।
ठीक है। तो के ऑफ बैकवर्ड होगा और रिएक्टेंट है हमारे पास ये अमोनिया, तो NH3 और इसकी पावर कितने कोएफिशिएंट हुए, तो पावर में 2। और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है एट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए इसको छोड़ देते हैं और इसको, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है के ऑफ फॉरवर्ड एट इक्विलिब्रियम। तो के ऑफ N2 और H2 की पावर 3 और इक्वल टू के ऑफ बैकवर्ड NH3 की पावर 2, ठीक है। अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर, इन दोनों को, ठीक है। तो के एफ डिवाइड बाई के भी आ जाएगा और ये हमारे के सी होता था, के ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाई के ऑफ बैकवर्ड, और इन दोनों को इधर भेजते हैं, डिवाइड भी चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पावर 2 डिवाइडेड बाई अमोनिया N2 और हाइड्रोजन की पावर 3, तो ये आ जाता है अपने पास। रिएक्शन क्या थी हमारे पास, N2 प्लस ट्वाइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ठीक है। अब के बाई के सी क्या होता है, के सी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसको, और ये हो जाएगा NH3 ये सेम रहेगा बाकी का, NH3 की पावर 2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पावर 3, ठीक है। वही सेम बोला था प्रोडक्ट उसका कोएफिशिएंट पावर में जाएगा 2 और डिवाइड बाई रिएक्टेंट नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और इसकी पावर कोएफिशिएंट दे दो 3, इसके पावर 1 है 2, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं के सी हो जाता है के एफ डिवाइड बाई के बी, ठीक है, के ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाई के ऑफ बैकवर्ड, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके बाद जो अपना टॉपिक है इसके बाद तो सब कैसे लिख सकते हैं, हाँ ये इसके जो वो होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मान लो जो अभी रिएक्शन लिखा था हमने, इसके यूनिट कोई फिक्स यूनिट नहीं होती, केसी की जो कोई फिक्स यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक। जैसे अगर हमने वो रिएक्शन लिखा था अभी जो लिखा था N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, इस केस में केसी की यूनिट क्या होती है, केसी की यूनिट अमोनिया केसी लिख लेते रहते NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पावर 3, ठीक है। तो इस केस में इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी होगी मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका होगा मोल पर लीटर और इसका होगा मोल पर लीटर का क्यूब, मोल पर लीटर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ एक से तो एक कट जाएगा, एक बचा मोल पर लीटर, तो ये एक से कट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2, ऊपर भेज देंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 1/1 मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, लीटर अपॉन मोल की पावर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे यूनिट निकालते हैं, किसी किसी का वो नहीं भी हो सकता है, जैसे किसी की यूनिट 0, ठीक है। मान लो कि कोई अगर A प्लस बी मिलके बनाते हैं ट्वाइस ऑफ सी, तो इसकी इसका के सी लिखोगे, तो के सी क्या होगा इसका, सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका होगा मोल पर लीटर इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय इसका भी होगा मोल पर लीटर और बी का भी होगा मोल पर लीटर, तो इससे कट जाएगा, तो इसका यूनिट 0, कोई भी यूनिट होगी, यूनिटलेस होगा, ठीक है। तो केसी की कोई भी यूनिट हो सकती है, यूनिटलेस भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकती है और यूनिट इसकी वैरी भी करती है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसकी यूनिट। और इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा देखते हैं, मोल पर लीटर का इसके बाद अपना टॉपिक केपी केसी के बाद जो अपना टॉपिक आता है केपी क्या होता है, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की तरह है। अगर किसी गैस के लिए निकालते हैं तो उसके लिए हम केपी यूज करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस के लिए, ठीक है, गैसेस के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ ठीक है। प्रेशर के लिए, क्योंकि गैसेस में क्या दे रखा है, प्रेशर के टर्म्स में दे रखी होगी ना, कंसंट्रेशन जो होती है प्रेशर के टर्म्स में दे रखा है, इसलिए हम केपी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी गैस का अगर हम केसी वैल्यू निकालनी होती है तो हम केपी वैल्यू निकालते हैं, केसी वैल्यू नहीं निकालते। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो किसी गैस का तो केपी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वो प्रेशर के टर्म्स में उसकी कंसंट्रेशन दे रखी होती है। जैसे एक ले लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस H2 गिव्स H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI देते हैं, ठीक है, बैलेंस सही रिएक्शन। इसका हमें इसमें हम क्या करेंगे, केपी लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जो भी इसकी वो कंसंट्रेशन होगी
प्रेशर के टर्म्स में दे रखी होगी प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। हाँ तो अगर इसका हमें केपी वैल्यू लिखनी है तो सेम वही लिखना है, प्रोडक्ट एच आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का होल स्क्वायर H2 और आयोडीन I2। इसका क्या होगा इसमें कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में दे रखी होगी, प्रेशर के टर्म्स में, तो एटीएम लेते हैं, एटीएम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटीएम इनटू एटीएम। ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा, कर देंगे यूनिटलेस, ठीक। इसके बाद जो आता है केपी और केसी का लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी और का भी ले सकते हो, मान लेते एक और लेते हैं एग्जांपल, मान लो कि वही सेम ऐसे, मान लो 2A प्लस B गिव्स 3C, नहीं इसमें भी वही आ जाएगा, 4C ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर इसका केपी वैल्यू लिखेंगे, मान लो कि प्रेशर के लिए ये गैसेस है, इसका केपी वैल्यू लिखना है तो रिएक्टर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, तो C कंसंट्रेशन की ऑफ C की पावर 4 डिवाइडेड बाय A की पावर 2 और B, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एटीएम की पावर 4, प्रेशर एटीएम में पास्कल में होगा, तो की पावर 4 डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा, एटीएम का होल स्क्वायर और एटीएम, तो ये कट जाएगा, 3 है ना, तो सिर्फ एटीएम बचेगा सिर्फ, ठीक है, तो सिर्फ एटीएम बचेगा, तो इसकी यूनिट एटीएम, ठीक। ऐसे इसकी यूनिट मुझसे नहीं है, बट वो केसी की वैल्यू यूनिट पूछी जाती है, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद जो आता है केपी और केसी में रिलेशन बिटवीन केपी और केसी, केपी और एंड केसी में रिलेशन क्या होता है इनमें रिलेशन, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, आरटी की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी ये होता है केपी इक्वल टू केसी आरटी, ठीक से। तो डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी आर तो पता है आपको, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अगर आप वो दे रखो पीवी इक्वल टू एनआरटी दे रखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसमें हम आर की जो वैल्यू यूज करते हैं, आर की वैल्यू 0.0821 यूज करते हैं, 0.0821। अगर कोई भी दूसरी रिएक्शन है तो हम आर की जो वैल्यू यूज करते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज करते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये यूज करते हैं, बाकी कोई भी रिएक्शन तो इसमें यूज करते हैं। अगर आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी है तो हम 0.0821 यूज करते हैं। तो हाँ इसमें और क्या बताना है, हाँ केसी तो आपको पता है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और टी जो होता है, टी होता है हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन, जब भी कोई भी टेम्परेचर लेना हो केल्विन में लेते हैं, ठीक है। और डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। इसको बताता हूँ अभी एग्जांपल से, ठीक है, तो आप इसमें तो किसी का केसी वैल्यू डेल्टा एनजी वैल्यू, जैसे ये सेम था, मान लो कि 2A था, ये 3B था, 4C भी था, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है 4C, ठीक है। ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, हाँ तो अगर इसका हमें क्या करना है, डेल्टा एनजी वैल्यू लिखना है, मान लो कि ये गैस था और इसमें ये गैस है, अगर हमें डेल्टा एनजी लिखना है, डेल्टा एनजी ये क्या होगा, डेल्टा एनजी होता है मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, गैसेस ये होते हैं प्रोडक्ट, इसमें गैस के कितने मोल्स हैं, ये गैस है ना, एक ही है, इसके कितने मोल्स है, 4 मोल्स है, तो 4 माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ये है ना, तो इसमें गैसेस कितने हैं, एक है, तो इसके गैसेस से कितने मोल्स है, 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट में जितने भी गैसियस आइटम है उनके कितने मोल्स है वो, माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस जितने भी रिएक्टेंट है एक ही था इसमें गैसियस रिएक्टेंट, तो उसके कितने मोल्स है वो, ठीक है। तो 4 - 2 2, और तो अगर मैं केपी लिखना है तो केपी क्या होगा, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, आरटी की पावर डेल्टा एनजी, तो केसी आरटी तो सेम ही रहेगा, और डेल्टा एनजी कितनी है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी होती क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों में रिलेशन चाहिए होता है, इन दोनों में, ठीक है। डेल्टा एनजी कितना होता है, डेल्टा एनजी यहाँ पे 2 है ना, तो पावर 2, तो ये रहेगा हमारे पास केपी इक्वल टू केसी आरटी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये रहेगा। तो ऐसे आप सबका निकाल सकते हो, केपी और केसी रिलेशन, कोई भी रिएक्शन है, डेल्टा एनजी होता है मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट में मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, इसकी
उसके बाद जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, चैटलियर प्रिंसिपल। ये क्या कहते थे कि अगर पहला तो था पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मान लो कि ये था 2a प्लस 2b गिव्स 4c, 4c ये था, ठीक है। अगर हमें कंसंट्रेशन, अगर मान लो कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई फर्स्ट, अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ गया तो प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट कर देगा, तो प्रोडक्ट बनेगा तो फिर इस ये क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट जो भी फॉरवर्ड जाने लगेगी, तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाने लगती है, और रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड जाने लगेगी, ठीक है। अगर हमने दूसरा स्टेप, अगर हमने क्या करना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो क्या होगा, ये कम हो गया तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करेगा फिर, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। या फिर अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये भी अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा, तो ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड चली जाती है, ठीक है। तो ये रहता है दूसरा जो इफेक्ट है हमारे पास। तो अगर रिएक्टिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट भी अपना क्या करेगा, अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चले जाते हैं। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट का अमाउंट भी बढ़ाना चलेगा, क्योंकि ताकि इक्वल हो जाए ना, इक्विलिब्रियम अचीव कर जाए, तो इसलिए ये भी अपना अमाउंट बढ़ाने लगता है, तो क्या होता है, रिएक्टेंट बैकवर्ड चल जाती है रिएक्शन। दूसरा इफेक्ट है हमारे पास प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट है प्रेशर का। तो प्रेशर क्या इफेक्ट डालते हैं कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर प्रेशर को अगर इंक्रीज कर देंगे, मान लो कि वही रिएक्शन 2a प्लस b इक्वल टू 3c, अगर हमने यहाँ पे मान लो कि ये गैस था और ये गैस है, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इस केस में हमने अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, मान लो फर्स्ट, तो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो रिएक्शन होती है लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की तरफ भागती है, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल कितने, इधर एक है, इधर तीन है, ठीक है। इसके 3 मोल्स है, इधर एक ही मोल्स, 2 ही मोल्स है, तो सबसे कम किधर गैसेस मॉलिक्यूल इधर है, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड चली जाती है इस केस में, लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करने लगती है बैकवर्ड। अगर हमने दूसरा केस, अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगी, अब रिएक्शन जो होगी मोर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की तरफ जाने लगती है। इंक्रीज करोगे तो लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल तो जाने लगती है, अगर आपने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया प्रेशर को, तो वो मोर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की तरफ जाने लगती है, तो इधर ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल 3 है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चल जाता है इस केस में, ठीक है। तो ये मतलब इसके बाद जो इफेक्ट ऑफ अपना रहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है हर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मान लो कि पहला है एक्सोथर्मिक, एक्सो पहले एंडो की बात, एंडो, एंडोथर्मिक क्या होता है, दो होते हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक, एक तो जिसमें हीट निकलती है, एक जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है। एंडोथर्मिक हीट, अगर इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक का होता है हीट डेल्टा एच इज पॉजिटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो अगर इसमें आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड जाने लगती है, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड चली जाती है, ठीक है। रिएक्शन कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए डेल्टा एच कैसा है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक। अगर दूसरा जो था अगर एक्सोथर्मिक तो इसमें उल्टा हो जाता है, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि हीट रिलीज। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, ठीक है। तो उल्टा होता है इसमें, ये तो ये रहता है, 3 इफेक्ट है, टेम्परेचर, प्रेशर और तीसरा था हमारे पास कंसंट्रेशन का, तो ये रहता है ली चैटलियर प्रेशर। इसके बाद जो अपना टॉपिक है हाँ, अगर किसी वैल्यू लिखा, अब मान लो कि कोई रिएक्शन दे रखी है, वही सेम पहले अमोनिया वाली रिएक्शन, कैसी वैल्यू लिखना देखते हैं, वही मान लो N2 प्लस ट्राइस H2 था, ट्राइस H2, 2 के लिए ट्वाइस, 3 के लिए थ्राइस, 4 के लिए क्वार्टर या टेट्रा, तो ट्वाइस NH3। अगर हमें इसका क्या लिखना है, केसी वैल्यू लिखना है, तो केसी कैसे, पहले वो लिख देते हैं सी, वो करते कैसे हैं, ये स्टार्टिंग में कितना था 0 सी, मान लो सी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में सी थी, इसकी भी सी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना 0 बना हुआ है,
इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल एट इक्विलिब्रियम, फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इन दोनों के कंसंट्रेशन दोनों का जो रेट होगा बराबर हो जाएगा। तो मान लो इसमें से सी में से एक्स अमाउंट घट गया, इसमें से कितना अमाउंट घटिया होगा, इसका क्वेश्चन 3 था तो 3x घट जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना अमाउंट बना हुआ, इसका क्वेश्चन 2 है तो 2x बना हुआ, इसमें से x अमाउंट घट गया, इसमें से 3 का क्वेश्चन था ना तो 3x अमाउंट घट गया और इसका 2x अमाउंट बना है, ठीक है। तो और जो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, केसी इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड जो ऐसे केसी का NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और H2 का क्यूब, ठीक है। NH3 की कंसंट्रेशन कितनी है, NH3 की 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारे पास C - x एट इक्विलिब्रियम की बात करें, केसी होता है इक्विलिब्रियम पे तो केसी C - x और ये जो हाइड्रोजन कितना होगा C - x, ठीक है। तो ये रहेगा। अब ये आगे सॉल्व तो होगा नहीं, अगर इसको आप नेगलेक्ट कर दो तो नेगलेक्ट करके कर सकते हो इसको, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन के मुकाबले इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो इन दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हो ऐसे। अगर नहीं करना तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये रह जाएगा केसी। तो किसी को केसी वैल्यू लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं। एक और दिखा देता हूँ। केसी होता है इक्विलिब्रियम पे ऐसे, और वैसे ही अगर अल्फाबेट में देखें 2a + b गिव्स 3c 4c, अगर मैं इसका केसी लिखना तो मान लो सी था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इस पे 0 अमाउंट बना हुआ प्रोडक्ट का, स्टार्टिंग हुआ तो कुछ बना नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा, इसमें से इसका 2x अमाउंट घट चुका होगा, इसमें से इसका x अमाउंट घट चुका होगा C - x, तो इसका बना कितना होगा 4 है ना, तो 4x अमाउंट बना होगा, ठीक है। तो और केसी वैल्यू लिखनी है तो इसकी c की पावर 4 डिवाइड बाय a का होल स्क्वायर और b, इसमें क्या होगा c कितना है, c में 4x का होल स्क्वायर की पावर 4 डिवाइडेड बाय C - 2x का होल स्क्वायर और C - x, ठीक है। तो इतना छोड़ देते हैं। अगर इसको नेगलेक्ट करके काटपीट करनी है तो कर सकते हैं, काटपीट करके दिखाओ, उसको नेगलेक्ट कर दे तो हट जाएंगे। तो बचेगा क्या जी 4 16 4 की पावर 4 x की पावर 4 ये 4 डिवाइडेड बाय ये बचेगा C का होल स्क्वायर इनटू C, तो इससे कट C तो ऐसे ही रह जाएगा। 4 की पावर 4 कितनी होती है 16 256 होता है, x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय C की पावर C का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा, तो ये रहता है केसी वैल्यू को लिखना सीखे। और इसके बाद दूसरा टॉपिक है केपी और केसी मैथमेटिक। एक इसमें केसी को होया, अगर केसी की कंडीशन आती है पहला कि केसी अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, केसी अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, केसी अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, अगर केसी लेस देन 1 है तो केसी क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो केसी जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना अगर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये प्रोडक्ट जो होगा ज़्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी तो ये क्या होगा ग्रेटर लेस देन, अच्छा लेस देन होगा इसके लिए, तो लेस देन 1 होगा तभी ना, तो जब इसका कंसंट्रेशन लो होगा और इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है, तभी क्या होगा ये ज़्यादा होगा तो ये लेस देन 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है केसी वैल्यू, ठीक है। तो अगर केसी वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि अगर केसी इक्वल टू 1 है तो दोनों, अगर ये इसकी केसी वैल्यू 1 है इसका मतलब इस दोनों कंसंट्रेशन सेम है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और केसी अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये रहता है तीनों के मतलब। इसके बाद अपना क्यूसी का आता है, तो इक्विलिब्रियम एट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फिटिंग, रिएक्शन कोएफिशिएंट रिएक्शन, एक और वीडियो देख लेता हूँ। अरे यार रिएक्शन कोएफिशिएंट रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है कि कोई वही केसी को लिखना किसी और टाइम पे, ठीक है, किसी भी एनी टाइम पे, तो केसी को लिखना किसी टाइम पे तो फिर नॉट एट इक्विलिब्रियम सेम ही रहता है सब कुछ। एक सेम है कुछ ठीक, तो किसी और टाइम पे लिखना, तो इसमें से वो क्वेश्चन आते हैं लिखना तो वैसे ही लिखेंगे, अगर मान लो ट्वाइस एन एस N2 प्लस थ्राइस H2
ये ट्वाइस NH3 ट्वाइस NH3। अगर इसका QC वैल्यू लिखना है, QC क्या होता है वही सेम NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनटू ट्वाइस H2 का क्यूब। ठीक है, यही होगा, QC भी सेम रहता है, सेम ही लिखते हैं। हाँ, एक जिस पे वो आता है QC और KC में रिलेशन। QC जो होता है, QC अगर लेस देन KC है, QC और ग्रेटर देन QC इक्वल टू KC और QC और ग्रेटर देन KC है, तो और QC लेस देन KC है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि वो KC को अचीव करे फॉरवर्ड। ठीक है, अगर QC KC के इक्वल है तो नो मूवमेंट होगा, नो मूवमेंट होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मूवमेंट। कोई भी रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम को अटेन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो, तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुका है तो नो मूवमेंट होगा, नो मूवमेंट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और QC ग्रेटर देन KC इसका मतलब, QC ग्रेटर देन KC का मतलब है कि ये KC को अचीव करना चाहते हैं तो पीछे आना चाहिए तो बैकवर्ड जाते हैं। ये इसके बाद जो है हाँ आने वो हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। ये जो हमारा चल रहा था अभी केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, दो होते हैं इसमें, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट है, एक केमिकल है, केमिकल होता है, दूसरा आयनिक होता है। केमिकल में जितने भी रिएक्शन थी वो आती है, इसमें पीएच वगैरह वो सब चीज़ आती है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया अभी, ये वाला अगले वीडियो में करें, तब तक के लिए बाय बच्चों।